अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंध एस्पायरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं सईद। नाज़रीन, आज हमारा पीएचडी और जेईएसटी की प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 11 थे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्लास 6 की सिंधी और मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया था और आज हम अपने 11वें लेक्चर में 6th क्लास की साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो क्लास 6 की साइंस है वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। इसके पहले वाले जो 4 चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो बायोलॉजी के हैं। उसके बाद वाले 3 चैप्टर जो हैं केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद वाले आखिरी वाले जो 4 चैप्टर हैं वो फिजिक्स पर मुश्तमिल है। आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका उन्वान है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेल, माइक्रोस्कोप, एनिमल एंड प्लांट सेल, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और दीगर सारी अहम चीज़ें। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी के बारे में। जैसा कि ये चैप्टर है ही सेल के बारे में, तो सेल बेसिकली है क्या? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी जानदार को गैर जानदार चीज़ से डिफ्रेंशिएट करती है। मतलब कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मौजूद है तो हम उसी को ही जानदार कहेंगे। सेल एक ऐसा बेसिक यूनिट है जिस पर जिंदगी की बुनियाद खड़ी होती है। उसके बाद आते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है और वही एक सेल उनकी बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे एमोबा, पैरामीशियम या यूग्लिना। उसके बाद आते हैं मल्टी सेल्यूलर ऐसे जानदार होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, बहुत सारे, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जिसको उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो चीज़ें हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। ठीक है, उसको जो है 16वीं सदी में डिस्कवर किया गया था ताकि उन चीज़ों को देखा जा सके जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। उसके बाद आते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट और एनिमल सेल बेसिकली उनकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक सेम होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं। जैसे प्लांट के सेल के अंदर सेल वाल होती है, एनिमल के सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती है। उसके बाद हम आते हैं सेल जब मिलते हैं सेम टाइप ऑफ सेल तो क्या बनता है? तो बनते हैं टिश्यूज मिलकर एक आर्गन बनाते हैं और जब आर्गन मिलते हैं तो एक आर्गन सिस्टम बनता है और जब मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम बनते हैं तो फिर एक मुकम्मल जानदार बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ये जब ये सारे के सारे सिस्टम ज्वाइन होंगे तो एक क्या बनेगा? एक जानदार बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हुआ। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 जिसका उन्वान है सेंस ऑर्गन्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे हवास हैं, इस देखना, छूना या किसी चीज़ को जो है टच करना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं सेंस ऑर्गन्स के ऊपर। बेसिकली सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक होती है आई यानी कि आँख जिससे हम देखते हैं। उसके बाद नोज़ जिसके अंदर नेजल कैविटी होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को सूंघते हैं। उसके बाद आती है हमारी स्किन जो हमें किसी भी चीज़ को टच करने में या किसी चीज़ की टच को समझने में मदद देती है। उसके बाद आते हैं टंग जो हमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करने में मदद देती है, जिसके अंदर होते हैं टेस्ट बड्स। उसके बाद ईयर जो हमें किसी भी चीज़ को सुनने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के ऊपर। इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो और आने वाले 2 चैप्टर, इन सब चैप्टर के एंड के बाद हम आखिर में इन सारे के सारे चैप्टर्स के MCQ पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 जो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बारे में। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस की अहमियत क्या है, रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होती है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले आते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिस अमल के दौरान लाइट का इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उनको लाइट के अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं सनलाइट की मौजूदगी में तो उसके नतीजे में जो उसकी प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, लीव्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? लीव्स आर वाइड एंड फ्लैट टू क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया
एंड टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। लीव की जो सरफेस एरिया होती है वो बड़ी होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। वो क्या चीज है जो सनलाइट को ट्रैप करती है इसके अंदर, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है। लीव्स आर वाइड एज गैसेस कैन रीच इजीली, ठीक है। उसके बाद लीव्स है स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जो गैसेज एक्सचेंज में करते हैं मदद। लीव्स हैव लॉट्स ऑफ वीन्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड ग्लूकोज। उसके अलावा लीव्स के अंदर वीन्स होती हैं छोटी छोटी, जो वाटर और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इनकी मदद करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर की समरी के ऊपर। समरी में क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा अमल जिस अमल के जरिए प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करें। वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के नतीजे में। वो रिएक्शन किस चीज की मौजूदगी में होता है? वो होता है सनलाइट की मौजूदगी में। उसके नतीजे में क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, नतीजे में हमें मिलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। किस चीज की मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल। इसके एंड में हम इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर है एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शंस के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरी चीजें। और आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। बायोटिक लफ्ज से ही मुराद है कि जानदार जो जिंदा हों। अबायोटिक जो होते हैं वो होते हैं गैर जानदार, जिनमें लाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर वगैरह। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। उनको हम पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम प्रोड्यूसर के ऊपर। ग्रीन प्लांट्स, algae and some bacteria that can make their own food by using water and carbon dioxide in the presence of sun's energy are called producers. सब्ज प्लांट्स, algae और बैक्टीरिया या ऐसे जानदार जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हो, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? एनिमल्स that get their food by eating plants or other animals are called consumers. consumers वो होते हैं जिनमें खुद ये कैपेबिलिटी नहीं होती है अपना फूड प्रिपेयर करने की, तो वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। और वो कंज्यूमर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जैसे हमारी गाय हो गई, बकरी हो गई या हमारा रैबिट, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और ऐसे जानदार जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएं, जैसे कोई अगर गाय को खाए, गोट को खाए, जैसे कौन, लाइन, डॉग, वोल्फ, ये जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद हम आते हैं डिकम्पोजर्स पर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डेड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। मतलब ऐसे जानदार जो मरी हुई चीजों को खाएं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप के अंदर। याद रखें, किसी भी चीज को अगर अपने माहौल के अंदर सरवाइव करना है तो उनका इंटरेक्शन होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को अपने आप के सर्वाइवल के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसा कि एयर, वाटर, इन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो इनका जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में सर्वाइवल के लिए, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम। This community of biotic and abiotic components and their interactions for survival in the environment make up an ecosystem. आते हैं चैप्टर नंबर 4 की समरी के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हमने बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा और इन दोनों कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन के नतीजे में इकोसिस्टम बना, हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं इकोसिस्टम्स के अंदर मौजूद कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में। एक होता है पैरासिटिज्म, एक होता है म्यूचुअलिज्म। अभी आते हैं पैरासिटिज्म के ऊपर कि पैरासिटिज्म क्या है। ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर जो पैरासाइट है वो किसी होस्ट के ऊपर अपना गुजारा करे, उसको अपना जो है उसके ऊपर अपनी फीडिंग करे और नतीजे में जो है उसके होस्ट को नुकसान हो, तो हम उसको कहते हैं पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म ऐसे किस्म का रिलेशनशिप होता है जिसमें जब इंटरेक्शन होती है तो उसमें दोनों को फायदा होता है, होस्ट को भी फायदा हो
प्रे को भी फायदा हो। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। उसके बाद आता है प्रीडेटर प्रे, ये एक पैरासिटिज्म का ही टाइप है। प्रीडेटर प्रे में क्या होता है, जो प्रीडेटर होता है वो किसी चीज को शिकार करता है और उसके नतीजे में जो प्रे होता है, उसका जो शिकार होता है, उसको हर हाल में नुकसान होता है। जैसे अगर हम एक जो है रिलेशनशिप देखते हैं डियर और लायन का, जिसमें लायन अगर अटैक करे डियर के ऊपर तो उसके नतीजे में जो डियर है उसको नुकसान होगा। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। यहाँ पर जो है हमारे चारों चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। अभी आते हैं इन चारों चैप्टर्स के एमसीक्यूज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंध एस्पायरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं सईद। नाज़रीन, आज हमारा पीएसटी और जेईएसटी की प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 12 है और आज के लेक्चर में हम क्लास 6 की साइंस के 3 चैप्टर्स 5th, 6th और 7th को पढ़ेंगे और इन तीनों चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं एटम के बारे में। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दे कैन कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा वो हिस्सा जिसमें उस एलिमेंट की तमाम खुसूसियात मौजूद हों उसको हम कहते हैं एटम। एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल क्या है? बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। जब कुछ एटम्स आपस में मिलते हैं तो फिर मॉलिक्यूल बनता है। एलिमेंट भी वैसे उसी तरह ही जो है कॉम्बिनेशन होता है किसका? एटम्स का। एन एलिमेंट इज सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। किसी एलिमेंट को जो है हम 2 या उससे ज्यादा जो है सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं कंपाउंड पर। कंपाउंड क्या है? ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। उसके बाद आते हैं मिक्सचर्स पर। मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से बने होते हैं मिक्सचर दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो केमिकली कंबाइन ना किए होते हैं, जिसका एक सिंपल मिसाल है एयर। उसके बाद आते हैं सेपरेटिंग मिक्सचर्स। ये जो मिक्सचर्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट करने के कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। You can use this method to separate insoluble solids such as sand and other particles by using filter paper. इसमें क्या होता है?
ऐसा तरीका जिसमें सॉलिड्स को किसी मिक्सचर से सेपरेट किया जाए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हुए, तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। सब्लिमेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ सॉलिड। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस of vaporizing a solid substance and condensing the vapors to form the solid directly without passing through an intermediate liquid state। ठीक है। उसके बाद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, बॉयल करते हैं, और उसी हीट के नतीजे में जो है डिफरेंट जो है मिक्सचर किन चीज़ों का एक दूसरे से सेपरेट होता है। उसके बाद आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी पर। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ अ मेथड दैट इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स और सब्सटेंसेस स्पेशली डाइज। मोस्टली जो भी कलर्ड केमिकल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट किस तरह से किया जाता है, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए किया जाता है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं ताकि उसके क्रिस्टल्स हम हासिल कर सकें। सबसे लास्ट में इस चैप्टर की भी हम एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर, जो है एयर के बारे में। एयर होती क्या है? एयर जो है सिंपली हमारे सराउंडिंग में जो है मौजूद होती है। एयर इज नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। जिंदगी के लिए ये ज़रूरी होती है, उसलिए लाजमी है कि उसको पोल्यूट करने से बचाया जाए। एज वी नो ऑलरेडी दैट plants require both carbon dioxide and oxygen. During daytime, plants require CO2 for the purpose of photosynthesis and oxygen for the process of respiration. Plants को दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए, और ऑक्सीजन को उनको ज़रूरी होती है रेस्पिरेशन के ज़रिए, रेस्पिरेशन के अमल के लिए। While animals including human beings required only oxygen for the process of respiration, जबकि हम इनके जो एनिमल्स हैं उनको सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के अमल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दिन के वक्त जो है प्लांट्स वो CO2 को क्या करते हैं, इन करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जबकि रात के वक्त जो है प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बट द कंपोजिशन ऑफ एयर। अभी आते हैं एयर कंपोजिशन पर। एयर जो है उसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा जो गैस मौजूद होती है वो होती है नाइट्रोजन, जिसकी है परसेंटेज 78। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो गैस सबसे ज़्यादा एयर में मौजूद है वो ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज है 21%। ऑक्सीजन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? उसका नाम था जोसेफ प्रिस्टली। कब किया था? 1774 में। जो है ऑक्सीजन वो बर्निंग के लिए या कंबस्शन के अमल के लिए भी लाजमी होती है, दरकार होती है। उसके बाद समरी आती है इस चैप्टर की। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। अर्थ सरफेस is composed of mixture of different gases. Air is mixture of different gases that cover the earth in a layer of 480 kilometers high. Earth's atmosphere contains 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% other gases. Plants and animals require oxygen for respiration. Plants absorb carbon dioxide from air to make food during process of photosynthesis. Plants also form protein from nitrates produced by conversion of nitrogen in air. ठीक है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन और द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर, जो है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच टू कंपोनेंट्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। उसके बाद आते हैं सॉल्यूट पर। सॉल्यूट क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट गेट्स डिजॉल्व। जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर गलती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो चीज़ उस सॉल्यूट को गलाती है, मतलब कि डिजॉल्व करती है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द सॉल्यूट इन द अबव सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट। उसके बाद आते हैं इस चैप्टर समरी के ऊपर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट गेट्स डिजॉल्व्ड, जो गलता है। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट, जो चीज़ गलाने में मदद करती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट।
द सॉल्यूशन दैट does not dissolve any more solute at a given temperature is called saturated solution. ऐसा solution जिसमें और solute को dissolve करने की capability ना हो तो उसको हम कहते हैं saturated solution, और जिसमें ratio of solute to solvent is high, the solution is said to be concentrated. मतलब जिसमें solvent की percentage high हो solutes की निस्बत, उसको हम कहते हैं concentrated solution. If the ratio of a solute to solvent is low, then the solution is said to be dilute. उसके बाद आते हैं saturated और unsaturated पर. A solution that can dissolve more solute, जिसमें और solute को गलने की capability हो तो उसको हम कहते हैं unsaturated. जिसमें और जो है ना गल सके तो उसको हम कहते हैं saturated solution. उसके बाद आते हैं suspensions पर. Suspensions are mixtures in which solute particles are dispersed. These particles are temporarily suspended or hanging the solvent. उसके बाद आते हैं solubility पर. Solubility is a maximum quantity of the solute which can be dissolved in 100 grams of water at a given temperature. यहाँ पर इस समरी के साथ हमारे जो है 7 चैप्टर्स तक जो है ये साइंस 6 की कंप्लीट होती है. अभी इन तीनों चैप्टर्स के 5, 6, 7 के हम MCQs पढ़ेंगे. आइए तो हम MCQs की तरफ चलते हैं. ये इन तीनों चैप्टर्स के MCQs जो हैं वो वन लाइनर किए गए हैं ताकि आप सब आसानी से समझ सकें. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिंध एस्पायरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं सईद. नाजरीन, आज हमारा PST और JEST की प्रिपरेशन के हवाले से 13th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम क्लास 6th की साइंस के जो आखिरी चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और जो आखिरी चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, ये सारे पढ़ेंगे. और इस लेक्चर के अंदर हम इन तमाम चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ MCQs पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हमने ब्रीफली MCQs के अंदर उनकी डेफिनेशन वगैरह दी हुई हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 के MCQs से.